हाँ गायतोंडे जी। हेलो अभिषेक साहब, मैं गायतोंडे बोलते हैं। नमस्कार सर, एक नंबर ऑफर है। 21 दिन में पैसा डबल। क्या बक रहे हो? 21 दिन में पैसा डबल? आपको खाली 50 खोखा डालने का है। कुछ इसी तरह के कंडीशंस आप लोगों ने भी फेस किए होंगे। आज या आज से पहले आपको भी कुछ इस तरह के कॉल आए होंगे। ऑब्वियसली उनका अमाउंट अलग होगा, जो कमिटमेंट अमाउंट रहता है, बट इस तरह के आए होंगे। दोस्तों, आज जिस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं, हम जिस सिचुएशन, जिस केस स्टडी को समझने वाले हैं, वो आप लोगों को हिला देगा। दोस्तों, ये शेयर बाज़ार, जी हाँ, शेयर बाज़ार के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम वर्ल्ड वाइड था। टोटल अमाउंट जो इस स्कैम में गया वो था 5 लाख करोड़। जी हाँ, 5 लाख करोड़। और जब इस कहानी को आप आगे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस तरह की चीज़ें होंगी। आज आपके मिथ क्लियर होंगे। जो लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे या फिर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन द इंडस्ट्री, जो पीएमएस चलाते हैं, म्यूचुअल फंड चलाते हैं, हेज फंड चलाते हैं और एडवाइजरी चलाते हैं, वो ज़रूरी नहीं सही हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज आपकी आंखें फिर एक बार खुलने वाली। तो समय है 1990 का। रिस्क मैनेजमेंट टीम एक पीएमएस की, एक फंड मैनेजमेंट की, अपने सबसे होनहार व्यक्ति, उनका नाम रहता है कैसी मार्कोपोलस। उनको कहते हैं कि बॉस, हमारे एक कंपटीशन है, हमारे एक फंड मैनेजर एक कंपटीशन बना हुआ है, वो उसके रिटर्न्स हर साल पॉजिटिव रहते हैं। स्ट्रीट्स में बड़ा शोर है, बिकॉज ये व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है। आप एक काम करो, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ, हमने पता लगा लिया ये ट्रेड्स कौन से ले रहे हैं, इसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, बिकॉज एक बार अगर हमको पता लग गया कि ये कैसे कर रहे हैं, तो फिर तो हम भी पैसा कमा सकते हैं और पैसा ही पैसा होगा। तो इस पे कैसी साहब अपनी रिसर्च शुरू करते हैं और मात्र 4 घंटे में ये सामने वाली पार्टी को कहते हैं, बॉस, ये तो एक पिरामिड स्कैम है, ये एक पॉन्जी स्कीम है, जिस पे के सामने वाले हट जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले भाई ये कैसे। उसमें वो कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि ये क्रैश के पहले इन जनाब ने, इन फंड मैनेजर ने ऑप्शंस जो उठाए थे हेजिंग करने के लिए, इतने ऑप्शंस तो शिकागो के टोटल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है जितने इनने उठा लिए हैं। पहली बात ये। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि इनकी जो ये स्ट्रैटेजी लास्ट 20-21 साल से डिप्लॉय कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन से रिलेटेड बुलिश स्ट्रैटेजी है। मतलब उस पर आप हमेशा इस तरह के सौदे बनाते हैं जो जब बुलिश होगा बाजार, तब आप पैसा बनाओगे। लेकिन बाजार तो पिछले दिन बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ, तब भी इनका रिटर्न वही। और मज़ेदार बात यह है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे बाजार कहीं पर भी चले जाए, ये अपने क्लाइंट्स को हर महीने एटलीस्ट 1% से लेके 2% तक का रिटर्न दे रहे हैं। तो इस पे ये बोलते हैं कि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहली चीज़, या तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है जिसमें फ्रंट रनिंग हो रही है, बिकॉज जिन फंड मैनेजर की बात करें उनकी बहुत पहचान है, ये तो पहला रीज़न हो सकता है। या दूसरा, ये पूरी तरीके से एक पॉन्जी स्कीम है। दोस्तों, अब आगे रिवील होगा कि ये एग्जैक्टली था क्या। शुरुआत होती है 1960। बर्नार्ड मेडॉफ, मैंने शायद प्रोनाउंस गलत किया होगा, पर 1960 में अपने कॉलेज से पास होने के बाद और अपनी शादी होने के बाद, जो कि उनने अपने हाई स्कूल की स्वीट हार्ट, जो उनकी प्रेमिका थी, उनसे उनने शादी करी। उसके बाद ये चले जाते हैं वॉल स्ट्रीट के पास, जहाँ पर कि वो पहले एज अ जॉबर काम करते हैं, साथ में अपनी ब्रोकिंग फर्म चालू कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी कमाई शुरू करते हैं। लेकिन इनके दिमाग में अभी एक रॉक सॉलिड प्लान है। और वो प्लान क्या है? वो प्लान है कि शायद ब्रोकरेज से उतना पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए इनने साइड में बिना ज़्यादा हल्ला गुल्ला किए इनने एडवाइजरी सर्विस चालू कर दी। अब एडवाइजरी सर्विस मतलब आप बड़े बड़े निवेशकों को, बड़े बड़े क्लाइंट्स को, एस्टीम क्लाइंट्स को, ये 1960 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे नॉर्मल लोग ज़्यादा एंटर नहीं होते थे, तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ को आप गाइड करते हैं और उनका पैसा बना के देते हैं। अब यहाँ पर वो सहारा लेते हैं अपने फादर इन लॉ का, और उनके फादर इन लॉ के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स रहते हैं उस समय पे। तो वो क्या कहते हैं अपने फादर इन लॉ को कि मैं आपको 20% दूंगा, 20% का रिटर्न सालाना मैं हर साल बना के दूंगा।
इसमें फादर इन लॉ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एट द एंड ग्रीड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग पिघल जाते हैं। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, साल भर का 20% बोल रहा है तो बना ही देगा, मतलब 20% इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो हो सकता है बना दे। तो इस पे इनके फादर इन लॉ आगे प्रॉमिस करते थे अपने क्लाइंट्स को कि वो उनको 16% देंगे, 15-16%, 2-3% रखते थे हमारे मैडॉफ साहब और बाकी पास ऑन हो जाता था फादर इन लॉ को। देखते देखते कुछ ही सालों में इनके फादर इन लॉ की कंपनी बनाने लग गई थी करीब करीब $10 मिलियन का प्रॉफिट। और ये हम अर्ली 60-70s की बात कर रहे हैं दोस्त। उस समय पे भी ये पैसा बहुत ही अरबों के हिसाब से रहता था। और यहाँ पर मैडॉफ साहब भी बहुत पैसा बना रहे हैं। बस एक कैच है, ये लोग रेगुलेटेड नहीं है, ये लोग अनरजिस्टर्ड हैं एक्सचेंजेस में। इसमें मैडॉफ साहब को बहुत बार उनके फादर इन लॉ और उनके कुछ एस्टीम क्लाइंट्स ने कहा था कि दोस्त आप रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते। तो उसमें इनका ये कहना था कि देखो एक बार रजिस्टर हो गया तो मेरा जो सीक्रेट सॉस है, मेरा जो सीक्रेट रेसिपी है वो लीक हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता जिससे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैं आर्बिट्राज कर रहा हूँ, बॉन्ड्स रिलेटेड कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसी जार्गन्स यूज़ करते थे, मैन्युपुलेटिव वर्ड्स यूज़ करते थे कि सामने वाले को लगता था कि बॉस समझदार इंसान है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में भी कोई हाई फाई इंग्लिश बात कर देता है या फिर कोई बड़े बड़े जार्गन्स बता देता है कि हाँ वी आर ट्राइंग टू डू दिस आर्बिट्राज थिंग विद द आईवी मॉडल, तो अपने आप लगता है भाई बात है बंदे में, मतलब कुछ तो है, भले पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा लेकिन हमको लगता है। तो सेम चीज़ सबके साथ हो रही थी कि दे थॉट कि हाँ इस बंदे को अपनी चीज़ पता है, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है उसको पता है, तो ये बोल के करते थे। अब देखो पैसे से सबको मतलब है, कहाँ से आ रहा है कैसा आ रहा है किसी को मतलब नहीं, तो बोले ठीक है भैया रजिस्टर नहीं भी हुआ तो चलता है। और इसमें बर्नार्ड साहब कहते थे कि यार मेरे लॉयर, मैं अच्छे अच्छे लॉयर्स को जानता हूँ न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ हुआ भीगा लोचा कुछ होता भी है तो अपन उससे निकल जाएंगे, और वैसे भी अपन कुछ गलत नहीं कर रहे। ये उनका हमेशा से एक स्टैंड था कि भैया हम एटमोस्ट ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हैं। अब सीन ये होता है कि पैसा बन रहा है, हर कोई सही है, लेकिन अचानक से एक रिसर्च एनालिस्ट इनके ऑफिस में कॉल लगाता है। वो रिसर्च एनालिस्ट इनको फ़ोन लगा के पूछता है बॉस कि आपके रिटर्न कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर इतने अच्छे होते हैं, आप कर क्या रहे हो, एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्क्लोज कर सकते हो। तो वो लोग कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं नहीं लेकिन इसका ये बता सकते हो, इसमें तो ये स्ट्रैटेजी नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती, जिसमें कि सामने वाली पार्टी जो फ़ोन के इस तरफ है, मतलब बर्नार्ड साहब के साथ काम कर रही है, उनको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाली पार्टी शातिर है बॉस, रिसर्च एनालिस्ट है, कहीं क्रैक ना कर दे हमारी चीज़। तो ये क्या करते हैं, ये सीधे फ़ोन रख देते हैं, जिसपे कि इस व्यक्ति को डाउट हो जाता है और ये सीधे यूएसए की सेक्सी को मेल कर देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बेबी होती है वैसे यूएसए में सेक्सी होती है। और आपको आज समझ में आएगा कि इट्स नॉट जस्ट दैट बेबी ही परेशान होती है, इवन सेक्सी भी, उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े काले धब्बे लगे हैं। तो प्लीज़ ये मत रोया करो कि इंडियन बाज़ार इतने मैच्योर हैं, ये इतना ख़राब है। अभी जब आप सुनोगे कि यूएस के बाज़ार कितने ख़राब हैं और थे, तब आप और हिल जाओगे कि ये सिर्फ भारत में नहीं होता भैया, यूएस में तो इससे बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ पे खबर पहुँचती है। अब सीन क्या रहता है कि बर्नार्ड साहब धीरे धीरे करके इनका प्रचार प्रसार हर जगह हो जाता है। जो बड़े क्लाइंट इनके साथ पहले जुड़े हैं वो हो जाते हैं इनके मार्केटिंग एजेंट कि भाई ये बढ़िया रिटर्न बना रहा है, ये बढ़िया रिटर्न बना रहा है। और वर्ड ऑफ माउथ करके आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द रॉयल फैमिली जो बंगले, आलीशान बंगले में रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहते थे, वो सब बन चुके थे इन भाई साहब के क्लाइंट। तो पहली चीज़ आपको ये समझना है, जो आपको लगता है कि बेवकूफ़ियाँ सिर्फ छोटे निवेशक करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा मूर्खपंतियाँ बड़े पैसे वालों ने करी है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ बड़े पैसे वाले ने सुसाइड किया बिकॉज सारा पैसा लगा दिया बाजार में और बाजार पलट गया। ऐसा सिचुएशन देखा है। हाल फिलहाल में हमने एक हेज फंड का सिचुएशन देखा जिसका वीडियो अपन ने अपनी चैनल पे डाला हुआ है। और लाइक वाइज यहाँ पर भी सारी रॉयल फैमिलीज लग गई। तो जब सेक्सी को फ़ोन लगाया गया, अच्छा जो लोग समझ नहीं पा रहे ये सेक्सी क्या है, बेबी क्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि आप, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग समझदार है, काफ़ी लोग समझ जाएंगे। जो नहीं समझ पाए वो कमेंट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी सीन ऐसा रहता है दोस्त कि सेक्सी बोलती है कि बॉस क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ गलत काम हो ही नहीं रहा होगा यहाँ पर। और वो रिटर्न कमा रहे हैं, उनमें कैलिबर है उतना, जिसपे कि रिसर्च एनालिस्ट ने नहीं, आप एक बार इंक्वायरी तो बैठाओ, जिसपे कि 90s में एक बार वो सेक्सी बोलती है कि चलो ठीक है जाके अपन इन पे एक इंक्वायरी कर लेते हैं। ये वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है।
तो वही लगाया इनने इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में इनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ निकलेगा, और निकलते निकलते क्या निकल जाता है कि जो इनके फादर इन लॉ थे बर्नार्ड साहब के, कि वो भाई अनरजिस्टर्ड हैं, करीब करीब $430 मिलियन के फंड मैनेज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। तो उन पे केस वेस चालू करके बंद करवा देते हैं। पर बर्नार्ड साहब पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं उठा। इस पे इनके फादर इन लॉ बोलते हैं यार तुमने तो हमारा पूरा यही ख़राब कर दिया है, तुमने ऐसी चीज़ करी है, हम तो बोल रहे थे रजिस्टर्ड कर लो, लाइसेंस ले लो, फालतू में अपन फंस गए हैं, तुमने हमारा बहुत घाटा हो गया इस चीज़ में। जिसमें बर्नार्ड साहब आराम से प्यार से मध्यम आवाज़ से बोलते हैं टेंशन मत लो, मैंने सब कंट्रोल में रखा हुआ है, हम बिल्कुल सही से कर लेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 90s के ही दौर में नैस्डैक के चेयरमैन बन जाते हैं बर्नार्ड साहब। जी हाँ, चेयरमैन, एक समय पे चेयरमैन। जो वहां का ट्रेड एसोसिएशन रहते हैं वहां के लीडर, ये पहले व्यक्ति होते हैं जिनने ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए यूएसए में। कंप्यूटराइज सिस्टम से ट्रेड होना चाहिए, डीमटेरियलाइज फॉर्म में ट्रेडिंग होनी चाहिए, ये इंट्रोड्यूस किया बर्नार्ड साहब ने, यही साहब बर्नार्ड मैडॉफ साहब ने। इनकी इतनी इज्जत बन गई बिकॉज अक्रॉस द सर्कल ऐसी चीज़ हो गई थी कि ये सबका फंड नहीं लेते थे। ये ऐसे ही आप इनके पास आ जाओगे भैया मेरा पैसा ले लो, नहीं, ये पूरी तरीके से इनके पास पावर रहता था। ये वीआईपी पार्टीज में जाते थे, वहाँ पे नेगोशिएशन होते थे, हर बंदा इनके पीछे पड़ता था मेरे पैसे ले लो, मेरे पैसे ले लो। और ये नेगोशिएट ऐसे करते थे यार देखो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बहुत हैं, मैं और नहीं ले सकता। तो सामने वाली पार्टी बोलता था अच्छा भैया $200 मिलियन ले लो, 300 मिलियन ले लो, 400 ले लो, तब जाके बोलते चलो ठीक है $400 मिलियन पे देखते हैं, कर लेते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, इस तरह के इनके क्लाइंट थे। एक एक क्लाइंट 200, 300, $400 मिलियन लेके आता था। अरे मजे की बात तो ये है इनके क्लाइंट थे HSBC, इनके क्लाइंट थे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इनके इस तरह के JP मॉर्गन, इस तरह के इनके क्लाइंट्स थे, बड़े बड़े क्लाइंट्स। और सब बन रहे थे बेवकूफ़। सबको ये लग रहा था कि यार हमको रिटर्न बनाने से मतलब है, वो क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है, क्या लगा रहा है। बड़े बड़े लोग भी इस झांसे में आ चुके थे कि यार पैसे बन रहे हैं। अब आप सोचो, वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करवा रही है, बड़े बड़े पेंशन फंड्स यहाँ पे लगा दिए हैं। ऐसे बिलियनियर्स थे जिनने अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा दी इनके हाथ कि भैया ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में 50 साल से 50 साल से नैस्डैक के जो चेयरमैन रह चुके हैं, जिससे सेक्सी सलाह मशवरा लेती है कि किस तरह फ्रॉड पकड़े जाएं, क्या आप हमको गाइड कर सकते हो, वो उनके मेंटर रह चुके हैं। उस पे भला कौन डाउट करेगा। लेकिन जो मैंने कहानी की स्टार्टिंग में मार्को पोलस की बात करी, उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई। लास्ट टाइम 90s में इनने करीब करीब 8 पेज का इनने रिपोर्ट भेजा था सेक्सी को कि देखो भैया ये गलत हो रहा है, रेगुलेटर हो थोड़ा सा काम कर लो, ये गलत चीज़ है। जिसपे रेगुलेटर भेजता है, रेगुलेटर जब भेजता है तो रेगुलेटर्स कुछ ट्रेड्स अपने पूछते हैं उनसे कि सर ये ट्रेड्स कब हुए थे, ये कब हुए थे, जिसपे बड़े कॉन्फिडेंस से मैडॉफ साहब बोलते थे कि ये हुआ था, ये हुआ था, जिसपे कि सामने वाले को हजम नहीं होती। तो वो पूछता है कि सर आप एटलीस्ट किस अकाउंट से हुआ, तो अकाउंट डिटेल दे दो ना सर प्लीज़। जिसपे बर्नार्ड साहब बोलते हैं अच्छा तुमको मुझ पर डाउट है, चलो ठीक है लिखो 1666 ऐसे करके वो एक नंबर देते हैं। अंदर से इनकी भी हालत ख़राब है बिकॉज उन्होंने नंबर गलत दिया है। और एक बार अगर सेक्सी इंक्वायरी करने शुरू हो जाए तो ये फंस जाएंगे। लेकिन भाई साहब रेगुलेटर को एक्चुअली में कुछ लेना देना ही नहीं था, उनने बस नाम के लिए लिया और फिर सोचा कि हाँ चलो बंदा सही है, इस पर क्या छोड़ो, आगे निकल गए। अगर उस दिन अगर उनने कॉल लगा लिया होता तो ये इतना बड़ा स्कैम होता ही नहीं। बट अब ये स्कैम हो क्या रहा था ये समझते हैं। इनके जो बिल्डिंग में 17th फ्लोर था, वहाँ से ये अपनी एडवाइजरी डिपार्टमेंट रन करते थे। 19वें फ्लोर पे इनने रखे हुए थे बहुत बढ़िया कंप्यूटर्स, बहुत तगड़े एम्प्लॉयज़, जिनका इनने स्कैम एक्सपोज होने से पहले $200 मिलियन का बोनस चेक साइन किया था। ये 19वां फ्लोर रहता था अपने इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाने के लिए। जब भी कोई बड़ा निवेशक, बड़ा इन्वेस्टर आता था वो देखता था वाह यार क्या काम हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो टेक्निकल काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन में। जैसे कि आप लोगों को भी अगर अपन बड़ी बड़ी 15 स्क्रीन लगा दे, ऐसे मकड़ी के जाले जैसी चीज़ें दिखा दे स्क्रीन पे, तो आप बोलोगे भैया यही है असली ट्रेडर। लेकिन वही अगर बंदा एक नॉर्मल कंप्यूटर डेस्कटॉप पे लगा के पैसे बनाएगा तो आप बोलोगे अरे नहीं ये प्रोफेशनल नहीं है। तो वही सेम चीज़ जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे छोटे निवेशक बेवकूफ़ बन जाते, बड़े निवेशकों को इस तरह से बनाया जाता था कि भैया एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉयज़ भी जनरल कोई झूठा काम नहीं कर रहे थे। पूरे ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि हमारे ऑफिस में फर्जीवाड़ा चलता है। कैसे? क्योंकि 19वां फ्लोर एक अलग सेगमेंट था।
ये सेगमेंट डील करता था मार्केटिंग ऑफ द सर्विसेज, मतलब ये सर्विसेज मार्केट कर रहा है और हल्के फुल्के ट्रेड ले रहा है, जिसमें बर्नार्ड साहब के दो बेटे थे, वो इधर का टेक केयर करते थे उनके ऑफिस का। उनके बेटे को भी नहीं पता, उनकी बीवी को भी नहीं पता उनके पतिदेव क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं। उनके बेटे कभी कभार पूछते थे कि पप्पा हमको एडवाइजरी बिजनेस में आने दो ना यार, एडवाइजरी बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही कमाता, आप उसमें आने नहीं देते, जिसमें कि सीधे मैडॉफ साहब उनको बोलते थे, अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, अरे तुम्हारे पास अकल कहाँ है, तुम नहीं समझोगे, अभी तुमको आने की क्या जरूरत है, मैं तुमको फ्री का ये सारा चीज़ें दे रहा हूँ, तुम इसमें इसको संभालो ना, तुम इसमें बहुत हेडेक है, बहुत फंड का वो रहता है, तुम इस चीज़ में मत आओ। बट उनका एक बेटा ना हमेशा लगा रहता था कि यार पापा थोड़ा देख लो यार, मेरे को आने दो। बच्चों के भी एस्पिरेशंस रहते हैं, दे ऑल्सो वांट टू सी कि यार हम इतने पॉपुलर है, हमारी फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का पैसा हम मैनेज कर रहे हैं, हम बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़ मैनेज कर रहे हैं, बट एटलीस्ट पता तो चले। बट सीन तो असली चलता था 17वां फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे। एक्चुअल सीन ये था कि ये लोग लास्ट 20 साल से ट्रेड ही नहीं करते थे। जी हाँ, ये लास्ट 20 साल से ट्रेड ही नहीं करते थे। तो फिर रिटर्न कैसे मिल रहे थे लोगों को? रिटर्न मिल रहे थे पिरामिड स्कीम से। ये पिरामिड स्कीम क्या था? पुराने निवेशकों को पैसा मिलता था जैसे ही नए निवेशकों का पैसा आता था। अर्थात अगर 20% का रिटर्न हमको सालाना देना है, उसके लिए मान लो हमारे पास $1 बिलियन इस साल आया, तो 1 बिलियन जो नया आएगा इस साल, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट से दिया जाएगा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न, जो फिर मार्केटिंग करेंगे हमारी सर्विसेज की, वर्ड ऑफ माउथ कि ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसका सिंपल सा एक चीज़ था, जब तक पैसे आते जाएंगे तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और ये सिस्टम चलता रहेगा 20 साल तक। दोस्तों 20 साल तक ये पिरामिड स्कीम चलता रहा। इसमें ये बर्नार्ड साहब फेक शेयर ट्रांसफर्स दिखाते थे, फेक रिजल्ट दिखाते थे, फेक रिटर्न दिखाते थे। अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाना इनके लिए बहुत आसान था। ये अपनी रिपोर्ट भेजते थे 4 दिन बाद, मतलब इनके एडवाइजरी का क्या रिपोर्ट है जो मेल पे भेजना रहता है वो 4 दिन बाद। ये 4 दिन में ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो ट्रेड सही होता है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग बताते ना कि यार देखो रिलायंस आज इतना ऊपर चले गया। अरे भाई जब रिलायंस जा रहा था तब आपको बताना था ना, अब क्यों बता रहे हो? वैसे ही ये क्या करते थे, जब रिलायंस ऊपर चले गया तो वो दिखाएंगे कि 2 दिन पहले हमने रिलायंस ही खरीदा था, क्योंकि वो स्टेटमेंट खुद बना रहे हैं। और वो इतने प्यारी तरीके से बनाते थे कि सामने वाले को लगता था ऑफिशियल है। अब एक्चुअल में अगर कोई ध्यान से वो स्टेटमेंट पढ़ता तो शायद कुछ लोग पकड़ लेते, लेकिन सबको तो बस प्रॉफिट के फिगर से मतलब है, सीधे स्क्रॉल करते। जैसे आप लोग भी अपना ट्रेड लॉग देखते हो, सच्चे सच्चे बताना कितने लोग सारे ट्रेड्स को डिटेल में देखते हो? अगर थोड़े बहुत ट्रेड करते हो तो देखते हो, अगर स्कैल्पर हो तो भाड़ में जाए, नहीं देखते हो। आप सीधे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ब्रोकरेज कितना लगा, एसटीटी, ये देखते हो। और बाकी लोग भी यही करते थे। मजे की बात ये थी कि कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स गए थे जिसमें कुछ कंपनी का नेम ही चेंज नहीं हुआ था, मतलब ऐसी कंपनीज थी जो लिस्टेड कंपनीज थी, जैसे कि हमारे इसमें एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का नाम भारत फाइनेंशियल हो गया था, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी का नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे पुराना नाम ही था तो भी कोई ना नोट ही नहीं किया कि भैया 2 साल पहले नाम चेंज हो गई कंपनी की, तो इनकी रिपोर्ट में पुराना नाम कैसा रहा, किसी को मतलब नहीं, चले जा रहा है। अब वॉल स्ट्रीट में खबर पहुंच गई कुछ तो गड़बड़ है, ये सारी चीज़ें फेक कर रहे हैं। तो अब समझने वाली बात है कि फंसे कहाँ पे? ये फंसते हैं पहली बार 1987 के क्रैश में। जब क्रैश हो जाता है तो ऑब्वियसली सारे फंड मैनेजर्स नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, राइट, बहुत नेगेटिव रिटर्न। बट ये जनाब अपना पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहे हैं अभी भी। इनने क्या किया है, इनने ये काम करते थे अपने कजिन के साथ, और इनके कुछ चहेते लोग थे जिनको ये इनने सिर्फ यही 2-3 लोगों को पता रहता था कि उस 17वां फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ये उनको बोलते थे कि एक काम करो, क्रैश हुआ है 1987 का, आज 4 दिन पहले दिखा दो कि हमने ऑप्शंस के पुट बाय किए थे। रिपोर्ट ऐसे भी 4 दिन बाद भेजनी है। तो आप टाइमिंग देखो, सामने लोगों के हवाले निकले हुए, लेकिन इनका रिटर्न अभी तक नहीं गया, बिकॉज इनने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पुट खरीद लिए हैं। तो भैया पैसा ही पैसा, पैसा तो बन ही रहा है, हम तो क्रैश में भी बना रहे हैं, जिसमें कि इनको बहुत लोग रिस्पेक्ट करने लगे। और भैया असली बंदा ये है, ये है। लेकिन देखो झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा गया। 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ, जब हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, उस समय पे सेम यही सिचुएशन आई। इन्होंने सोचा चलो वापस वही करते हैं, ऑप्शंस दिखा देंगे, फ्यूचर शॉर्ट किए हुए थे दिखा देंगे, 3 दिन बाद मेल जो करने हैं। और कोई भी इनका क्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज नहीं पूछता था, जैसे हमको एसएमएस आते ना कि ये आपने बाय किया, कोई नहीं पूछता था। मतलब ठीक है, मेल कर रहा है, सही बंदा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमको उससे मतलब है, और रिटर्न मिल रहा है।
बट अब सीन क्या होता है, जब 2008 का क्रैश होता है तो लोगों में पैनिक हो जाता है। बाकी फंड हाउसेस से तो रिडम्पशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए लोग यहाँ पे टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो अकेला बंदा है जिसने हमको प्रॉफिट दिया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा पैसा ही इनका बड़ा दुश्मन बन गया। क्यों? मैंने आपको क्या बताया था, HSBC, पेंशन फंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे लगाए हुए थे। अब ये जो बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जिनने ट्रस्ट करके इन पे पैसा लगाया था, वो भी हैरान थे, बॉस कि इतना अभी भी प्रॉफिट बनाया, बट चलो जो भी है, लेकिन हमारे जो दूसरी स्कीम से वो लॉस में है, जिसके कारण हमारे रिडम्पशन बढ़ रहे हैं। मतलब ये कौन बोल रहे हैं, जैसे HSBC हो गई या बाकी बड़े बैंक्स हो गए, वो बोल रहे हैं हमारे इधर बहुत लोग पैसा निकाल रहे हैं, रिडम्पशन हो रहे हैं, तो हमको कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैडॉफ में जो हमने पैसा लगाया है बर्नार्ड के साथ, वो प्रॉफिट में है, तो हम वहीं से निकाल लेते हैं, एटलीस्ट प्रॉफिट में कुछ तो रहेगा हमारे बुक्स में दिखाने के लिए, और उसी से हम बाकियों को पैसा देते हैं। तो भाई साहब, मैडॉफ जी को ये चीज़ बैकफायर कर गई। बड़े बहुत सारे निवेशक अगर बहुत नीचे होता बाजार और इनके रिटर्न नीचे होते, तो शायद वो वहाँ पे टिके रहते कि भाई लॉस में नहीं निकालेंगे, और बर्नार्ड का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो ये आज नहीं तो कल ये ऊपर बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे सीन ये हो जाता है कि भाई साहब ये अभी भी प्रॉफिट में है, तो यहाँ से हम पैसा निकाल लेते इससे पहले लॉस हो, और हम दूसरों को पैसा दे देते हैं। पहले $200 मिलियन का विड्रॉयल है, ठीक है, 400 का आया, 500 का आया, और ऊपर से मार्केट इतना नेगेटिव है कि अब नए निवेशक आने को तैयार नहीं है, नए बिलियनर्स पैसे लगाने को तैयार नहीं। एक आध इनने स्कीम लॉन्च करी जिसमें उन्होंने कहा हम सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो 500 मिलियन 600 बिलियन इस तरह के होंगे उन्हीं को लेंगे, लेकिन उसमें भी वो दाल नहीं गली। तो अब बर्नार्ड साहब को समझ में आने लग गया कि यार फंस गए, अब हम शायद फंस गए। और मैक्रोपोलिस साहब तो 2 बार लिख चुके हैं सेक्सी को लेटर है, अगले बार लिखा है 21 पेज का, 21 पेजेस का, कि सेक्सी क्यों कुछ नहीं कर रही है, नाम पे धब्बा और रेगुलेटर के नाम पे तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। और इस बार मैडॉफ साहब को समझ में आ गया कि अपने लोगों के अकाउंट में लिक्विड कैश सिर्फ $300 मिलियन का है। आज तक लास्ट 20 साल में हमने ना शेयर खरीदे, फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बनाए, फर्जी सारी चीज़ें करी, पिरामिड स्कीम चलाया, और इसलिए नहीं पकड़े गए बिकॉज हर कोई वॉल स्ट्रीट पे हमको रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज हम सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं यहाँ के, हम ही यहाँ के राजा हैं। बट अब शायद दाल नहीं गलेगी। एक गिल्ट आया, उस दिन शाम को उनने अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को बुलाया और उनकी वाइफ्स को बुलाया, नीचे ले गए घर के, मतलब उनका बड़ा बंगला था, उसमें नीचे वाले हॉल में ले गए और कन्फेस कर दिया, बॉस आज तक जो भी तुमने देखा है वो सच नहीं है, ये एक पूरा फ्रॉड है। हमारी कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा इस एडवाइजरी से आता है, और वो एडवाइजरी एक्चुअली में है ही नहीं। जिसपे कि बच्चों को शॉक लगता है, बोले क्या हमने देखा है ट्रेड स्टेटमेंट्स, तो पापा बोलते हैं 4 दिन बाद देखा है, क्या तुमने उसी दिन कभी ट्रेड स्टेटमेंट्स देखा है। इस तरह बच्चों को शॉक लगता है। अब इधर दोनों बच्चों को ये लगता है कि बॉस इससे पहले कि हम फंस जाएं, क्योंकि हमको तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, लेकिन हमारी करियर, हमारा फैमिली बर्बाद हो जाएगा, उससे पहले हम खुद FBI को इन्फॉर्म कर देते हैं। इनके पिताजी ने बोला था मैं 2 हफ्ते में बताऊंगा, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को सेफ रखने के लिए लॉयर से बात करी और FBI को इन्फॉर्म किया। FBI आके इनके दस्तक पहुंचता है, बोले बॉस आप अपनी इनोसेंस में कुछ कहना चाहोगे? बोलते नहीं, मेरे को पता था आप लोग आओगे, आई प्लीड गिल्टी, मेरी गलती है। कोर्ट केस चलता है, लोगों ने सुसाइड कर लिया होता है। वाई? बिकॉज अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी इन्होंने लगाई होती है। तो करीब करीब 4 से 5 ऐसे केसेस आए, बड़े बड़े रईस लोगों ने, जिनने बुढ़ापे के लिए जो 85-90 में थे, किसी ने नस काट ली, किसी ने अपने आप को सूली पे टांग दिया इस चक्कर में। अब इनकी फैमिली पे हरासमेंट शुरू होती है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एक लेवल के आगे बहुत गलत चीज़ कर लेते हो, अगर आप संभलते नहीं हो, तो एक टाइम पे फैमिली तक बात आ जाती है। फैमिली को लोग थ्रेटन करने लग गए, बोले तुमको भी पता था। अब कुछ ब्लॉगर्स और कुछ मीडिया वाले आपको पता है किस तरह उछालते हैं, बहुत सारे एलिगेशन इनके बच्चों पे लगाने लग गए। नहीं, इनके बच्चों को पता था, बेटे को पता था, बेटे को पता था। ये सब पढ़ पढ़ के उनका बड़ा बेटा बिल्कुल पगलेपने होने लग गया और 2 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया अपने घर पे, अपने सुसाइड। उसकी बीवी से भी झगड़ा हो गया था, मेंटल स्टेबिलिटी खो गया। जो दूसरा बेटा था उसने अपनी माँ को ये सिंपल सा कहा, अब तक बर्नार्ड साहब को जेल हुई है, उनने सीधे से ये कहा कि देखो बॉस, आप हमारी माँ हैं, हम आपको रखेंगे अपने पास, लेकिन एक ही शर्त है कि आप पिताजी से कोई संपर्क नहीं रखोगे, कोई बात नहीं रखोगे, बिकॉज वो डिज़र्व नहीं करते। उनके चक्कर में हमारे जीवन हेल हो चुकी है।
दोस्तों इनको सज़ा सुनाई गई 150 साल की, 150 ईयर्स के प्रिजनमेंट, जो लॉजिकली कहीं हो नहीं सकती, बट इसलिए सुनाई गई 150 ईयर की प्रिजनमेंट बिकॉज दैट इज़ फॉर द वर्स्ट इविल थिंग विच ही हैज़ डन। लोगों का पैसा डूबा, पेंशन फंड्स का डूबा, बहुत सारे लोग उन पर ट्रस्ट करते थे, ट्रस्ट डूबा। सेक्सी पे बाद में कांग्रेस ने सवाल उठाया, भैया किस नाम के रेगुलेटर हो तुम, तुम्हारे आंखों के सामने 20 साल से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, तुम्हारे गली के पीछे ये चीज़ हो रही थी और तुमको कानों कान खबर नहीं। सस्पेक्ट किया जाता है कि सेक्सी के कुछ लोग भी शायद इन्वॉल्व थे। अब पता नहीं कितने क्या सच है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये सिर्फ बेबी नहीं जो सोती रहती है, सेक्सी भी बहुत बार सोई ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी यहाँ पर है वो ये है कि जस्ट बिकॉज कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, जैसे इंडिया के टर्म्स में बोलो CA CFA CMT MBA IIT IIM सब कुछ किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ सही करते। इनफैक्ट हमने देखा है रजत गुप्ता केस और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोगों ने ही ये सारी चीज़ें करी। तो अपना ट्रस्ट एक डिग्री के बेसिस पे किसी पे मत लगाओ। तीसरी चीज़ है ये सोचना कि क्योंकि आपका फंड हाउस, फंड मैनेजमेंट आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो वो हमेशा सही तरीक़ों से बना रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं हो। तो प्लीज़ एटलीस्ट साल भर में एक बार कोशिश कीजिए अपने स्टेटमेंट्स देखने, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, चाहे PMS में डाल रहे हो, चाहे कहीं पर डाल रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी बेवकूफ़ बने हुए हैं इस चक्कर में। ये पूरा जो कांड हुआ था ये $50 बिलियन और कुछ लोग बोलते हैं $65 बिलियन का था, जिसमें से ऑलमोस्ट $10 बिलियन रिकवर होकर बाकी का कोई आता पता नहीं है। दोनों बच्चे मर गए, एक ने सुसाइड किया, दूसरा कैंसर में, उनका 4 साल पहले मौत हो गई। 82 की एज में 2 हफ्ते पहले बर्नार्ड साहब जी की भी डेथ हो गई और इनकी वाइफ अभी अलाइव हैं, लेकिन पूरी दुनिया तबाह हो गई है इनके जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे उनको कहीं नौकरी नहीं मिली क्योंकि लोग सस्पेक्ट करते कि भाई ये भी फ्रॉड में थे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एक सिर्फ 17 नंबर के फ्लोर के चक्कर में 1960 से बीज जो बोया गया स्कैम का वो चलता रहा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको एक नया इंसाइट दिया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए कि दोस्तों इन सारी चीज़ों से कुछ सीखिए कि अंधाधुन हमको हमारा पैसा सबको नहीं देना है मैनेज करने के लिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको ऑपरेटर का 3rd पार्ट चाहिए या आपको चाहिए 2nd पार्ट कि किस तरह आप अवॉइड करेंगे, कौन से तरह के शेयर्स आपको अवॉइड करने चाहिए, या तीसरा बड़े बड़े फंड हाउस हेज फंड्स हमारे देश में किस तरह फंक्शन करते हैं। आपको जो चाहिए कमेंट सेक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।